Hi, this is कोमल चौधरी. I welcome to all at the YouTube चैनल GS365 एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज का करंट अफेयर्स. पहले हम एज यूजुअल टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, कौन कौन से टॉपिक आज के सेशन में हम कवर करेंगे. देन हम अपनी न्यूज़ ओपन करेंगे. बिफोर इट, जो चैनल पर नए हैं आई रिक्वेस्ट कि चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा. चैनल का नाम है GS365 और टेलीग्राम लिंक है हमारा GS365@u. आप सभी को पता है कि रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट है हम किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी सेशन के लिए, किसी भी चीज़ के लिए. ठीक है, कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट. इसलिए जब आप कोई सेशन करते हैं, कोई न्यूज़ पढ़ते हैं या कोई भी करंट अफेयर्स पढ़ते हैं या कोई बुक पढ़ते हैं, कोई भी चैप्टर कंप्लीट करते हैं, कोई भी सिलेबस कंप्लीट करते हैं, तो ज़रूरी हो जाता है रिवीजन. तो जब आप मेरी क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो अगर मेरी क्लास से रिलेटेड आपको रिवीजन करना है तो आप ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम पर GS365@u, जहां आपको हर रोज जो भी लेक्चर GS365 पर होता है उसकी PDF आपको मिलती रहे साथ के साथ. ठीक है, तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करेंगे आज का सेशन और पहले देखेंगे कि कौन कौन सी न्यूज़ हम आज कवर करने वाले हैं. तो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़, सबसे पहली न्यूज़ है कि अजय सिंह भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में पुनः निर्वाचित हुए हैं. एक न्यूज़ है, यानी कि निर्वाचन से संबंधित एक और न्यूज़ आज आई है. राइट, नेक्स्ट हम देखेंगे कि PCI ने विश्वास पटेल और M श्रीनिवासु को फिर से नियुक्त किया है. नलिन बंसल को 2024 कार्यकाल के लिए सह अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया. ये पूरा एक न्यूज़ है. 22 अगस्त विश्व उद्यमी दिवस के रूप में मनाया गया, इसे देखेंगे हम. ठीक है, नेक्स्ट हमारा है GST परिषद को 2 दिवसीय बैठक 3 सितंबर से शुरू होगी. इसके बारे में जानेंगे क्या है ये. 23 अगस्त राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया है, इसे भी देखेंगे. और एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीश ने तमिलनाडु में कानूनी क्लिनिक का उद्घाटन किया. तो जानेंगे कि कानूनी क्लिनिक का कॉन्सेप्ट क्या है और तमिलनाडु में स्टार्ट किया गया, तो वन लाइनर बन सकता है कि किस स्टेट के द्वारा कानून क्लिनिक का शुभारंभ किया गया. तो तमिलनाडु द्वारा किया गया, बट क्लिनिक एज ए कॉन्सेप्ट क्या है, उसमें क्या क्या एक्सेस होगा, क्या क्या फीचर्स होंगे, वो सब हम अभी कवर करने वाले हैं. नेक्स्ट हमारा है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस. यह थोड़ा सा हिस्ट्री से जुड़ा हुआ टॉपिक है, बट हम बहुत ही डिटेल में करेंगे. सो बी अटेंटिव इन द क्लास, जस्ट फॉर द वेट फॉर द कमिंग टू न्यूज़. भारत के रजिस्ट्रार जनरल जानेंगे RGI के बारे में. RGI क्या होता है, क्या काम होता है, क्या है करता है, सब कुछ देखने वाले हैं बहुत ही डिटेल में. एंड नेक्स्ट हमारा है भारत का डीप टेक अभियान एंड नौकरशाही बाधाएं. डीप टेक अभियान क्या है और नौकरशाही बाधाएं क्या है, इन सब को जानेंगे हम आज के सेशन में. सो आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन काइंडली बी अटेंटिव इन द क्लास बिकॉज टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के. सो आई रिक्वेस्ट वंस अगेन कि बी अटेंटिव इन द क्लास. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज़ के साथ. और फर्स्ट न्यूज़ हमारा है कि अजय सिंह भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में पुनः निर्वाचित किया गया है. तो अजय सिंह के नियुक्त होना, तीसरी बार नियुक्त किया गया है अजय सिंह को भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के रूप में. यानी कि अब भारतीय मुक्केबाजी को एक नई ऊर्जा मिली जब अजय सिंह को तीसरी बार अध्यक्ष बनाया गया. ठीक है, चुनाव के परिणाम के रूप हम समझें कि अजय सिंह ने सिक्किम के जसलाल प्रधान को 40-36 के वोटों से हराया. यानी कि 40 वोट मिले थे अजय सिंह को और 26 वोट मिले थे जसलाल सिंह को. यह उनकी लगातार तीसरी जीत है. वहीं हम बात करें प्रमोद कुमार जी, जो कि उत्तर प्रदेश से हैं, नए महासचिव बने हैं, जबकि इन्होंने पोन भास्करन तमिलनाडु ने कोषाध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की है. यानी कि हमने 3 पोस्ट की हम पे बात की. नंबर 1 हमने बात की अध्यक्ष के रूप में. दूसरा बात हमने की महासचिव कौन बना है, प्रमोद कुमार जी बने हैं और कोषाध्यक्ष बने हैं भास्करन. तो जो पौन भास्करन है यह तमिलनाडु से रिलेटेड है. वहीं मैं बात करूँ प्रमोद कुमार है, वह उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है. राइट, क्लियर पॉइंट है. थोड़े से हम जानें कि भारतीय मुक्केबाजी संघ की स्थापना कब हुई थी, काम क्या है इसका फीचर्स हैं. तो हम जब बात करते हैं भारतीय मुक्केबाजी महासंघ की स्थापना की, तो बेटा स्थापना किया गया था 1949 में, इसको स्थापित किया गया था. और उद्देश्य यह था कि भारतीय मुक्केबाजी को एक संगठित रूप देना. क्या पर्पस था कि भारतीय मुक्केबाजी को एक संगठित रूप देना. जबकि BFI को हालांकि BFI को भारतीय ओलंपिक संघ और अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ से मान्यता प्राप्त है. तो यह एक क्या है, मान्यता प्राप्त संस्था भी है. इसकी उपलब्धि के बारे में थोड़ा समझें कि क्या क्या उपलब्धियां इससे संबंधित हमारे पास हैं. तो भारत ने ओलंपिक, एशिया खेल, कॉमनवेल्थ, इन सब में कई पदक जीते हैं. हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल, चाहे एग्जाम्पल ले विजेंद्र सिंह का, चाहे एग्जाम्पल ले मैरी कॉम का. तो इन सब ने भारत का नाम वैश्विक मंच पर रोशन किया है और यह कहीं ना कहीं संस्थाओं से जुड़े हुए थे. राइट, थोड़ा सा और समझिए कि आगे की क्या दशा हो सकती है, क्या हम आगे क्या देख सकते हैं.
तो जब हम बात करें आय की दशा को लेकर, तो अजय सिंह ने कहा था कि भारत की रैंकिंग अब 44 से बढ़कर 4 हो गई है। अब यह लक्ष्य है कि ओलंपिक गोल्ड हमारा लक्ष्य है, ये आगे की राह है। राइट, तो आपको समझ में आ गया बेसिक चीज। राइट, क्लियर पॉइंट। यानी कि हम ये कह सकते हैं ओवरऑल कि यह सिर्फ मुक्केबाजी नहीं, यह भारत की ताकत की एक कहानी है। यानी कि जो पहले रैंक होती थी 44, अब वह कितनी हो गई है, रैंक बढ़ के कितनी हो गई है, 4 हो गई है। तो यह सिर्फ मुक्केबाजी की कहानी नहीं है, यह भारत की ताकत की कहानी के रूप में हम इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो फैक्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं आपके लिए। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, और नेक्स्ट न्यूज हमारा है कि पीसीआई ने विश्वास पटेल और एमएन श्रीनिवास बसु को फिर से नियुक्त किया है, और नलिन बंसल को 2025-27 के लिए कार्यकाल के सह अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। न्यूज ये है। ठीक है साहब, तो क्यों दिया गया है, तो भारतीय भुगतान परिषद पीसीआई ने 2025-27 की अवधि के लिए विश्वास पटेल संयुक्त प्रबंध निदेशक, एनबीएम एवेन्यूज को अध्यक्ष, एमएन श्रीनिवासु को सह अध्यक्ष एवं निदेशक, बिल डेस्क को सह अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। एनपीसीआई ने कॉर्पोरेट फिनटेक संबंध एवं प्रमुख पहलों के प्रमुख नलिन बंसल को भी इसी कार्यकाल के लिए पीसीआई का सह अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, यहाँ पे था। ठीक है, क्लियर पॉइंट। ये आपके फैक्ट फिगर हो गए। थोड़ा समझे कि जब हम बात कर रहे हैं पीसीआई को, भारतीय भुगतान परिषद, तो यह डिजिटल इंडिया को नई गति देने के लिए पीसीआई ने अपनी नई नेतृत्व टीम की घोषणा की है, जिसमें हमने बात की, क्या बात की, विश्वास पटेल कौन होंगे, इन्फीबीएम एवेन्यूज के अध्यक्ष के रूप में उनको नियुक्त किया गया है। वहीं एमएन श्रीनिवास को, बिल डेस्क एवं नलिन बंसल को सह अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी कि पूरी टीम तैयार कर दी गई है। भारतीय भुगतान परिषद क्या करता है, देश में डिजिटल भुगतान का प्रतिनिधित्व करता है। यह संस्था आरबीआई, वित्त मंत्रालय और अन्य नियामकों के साथ मिलकर कैशलेस अर्थव्यवस्था को क्या करती है, बढ़ावा देती है। राइट, क्लियर पॉइंट है। नई टीम का फोकस क्या होगा, नई टीम का फोकस होगा नवाचार, फोकस होगा उपभोक्ता विश्वास, और क्या बनना है, वर्ल्ड लीडर बनना है, ग्लोबल लीडरशिप का यहाँ पे फोकस रहेगा। यानी क्या फोकस रहेगा, इनोवेशन रहेगा, कंज्यूमर ट्रस्ट रहेगा एंड ग्लोबल इनोवेशन रहेगा। हम बात करें पीसीआई अब यूपीआई जैसे भारतीय मॉडल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित कर रहा है। हम बहुत सारे एग्जांपल्स हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं कि किन किन देशों का टाइप करके भारत अब क्या कर रहा है, यूपीआई को बढ़ावा दे रहा है, इंटरनेशनलाइजेशन उसका किया जा रहा है। ठीक है, तो यह सिर्फ भुगतान नहीं है, यह भारत की एक डिजिटल क्रांति के रूप में हम इसे समझ सकते हैं। क्लियर पॉइंट है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आप सबको, समझ में आया सब, चलो बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट हमारा न्यूज है कि क्या है, भारतीय उद्यमी दिवस 22 अगस्त को मनाया जाता है। यह हर साल 22 अगस्त को मनाया जाता है, और यह उन लोगों के लिए है जो अपने सपनों को हकीकत बनाते हैं। उन लोगों के लिए यह हम क्या करते हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए इसको मनाया जाता है। यानी कि इस दिन का उद्देश्य होता है जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको सम्मानित करना, उनको रेस्पेक्ट करना, और जो विचारों को व्यवसायों में बदलते हैं, ऐसे उद्यमी जो अपने विचारों को व्यवसाय में बदलते हैं, उन व्यक्तियों को क्या करना, मोटिवेट करना, रेस्पेक्ट करना, सम्मान उनको देना। ये रोजगार सृजन में जब हम बात कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप की, तो यह जो क्या करें हम जॉब क्रिएशन में, जीडीपी ग्रोथ में, या फिर हम सोशल जो चैलेंजेस हैं उनको सॉल्व करने में क्या करते हैं, बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। उनकी भूमिका देख सकते हैं। यानी कि बहुत बड़ा तबका, जो बहुत बड़े नंबर की हम बात करें, करोड़ों लोगों को ये क्या करती है, जॉब देती हैं। ग्रोथ में, भारत की ग्रोथ में इनका मेन रोल होता है। उद्यमता, शिक्षा को बढ़ावा देना खासकर युवाओं के बीच इस दिवस का प्रमुख उद्देश्य है। यानी कि जो हमारा अभी क्या की फीचर है, भारत सरकार क्या कर रही है कि जो उद्यमता है उसकी शिक्षा को बढ़ावा दें, ताकि लोग सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी के पीछे ना भागें, लोग एंटरप्रेन्योर बने, अपने विचारों को व्यापार के रूप में साझा करें, और नए नए व्यापारों को, नई नई अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बनाएं, और जॉब क्रिएट करें, ना कि जॉब सीकर बने, जॉब क्रिएटर के रूप में अपने आप को क्या करें, स्थापित करें। ठीक है, तो यह दिन हमें क्या दिखाता है, इससे हम क्या देखते हैं, यह दिन का उद्देश्य क्या है, यह हमें सिखाएगा कि हम रिस्क लें। ठीक है, रिस्क टेकिंग सिखाना, लर्निंग फ्रॉम द फेलियर, असफलता से सीखे हम, यानी और आगे कैसे बढ़ना है, आगे बढ़ना ही क्या है, उद्यमता की असली पहचान होती है। इन चीज़ों को हम इस दिवस के रूप में सीख सकते हैं, इस दिवस से हम
समझ सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या है, इस दिवस के दिन हम क्या करते हैं, हम करते हैं जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो अपने विचारों को व्यापार के रूप में स्थापित कर चुके हैं या स्थापित कर रहे हैं, उन लोगों को हम सम्मान करते हैं। जब कोई व्यक्ति हमारे सामने सम्मानित होता है तो हमारी इच्छा शक्ति जगती है कि हम भी इनकी तरह कार्य करें। ठीक है, तो इस दिन को इसलिए सेलिब्रेट कर रहे हैं ताकि हम भी ऐसे लोग के रूप में सामने आए और अपने आप को स्थापित करें। हम जॉब सीकर ना होकर के जॉब प्रोवाइडर के रूप में अपने आप को स्थापित करें। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट है? सब है तो समझ में आ गया। तो जब हम बात कर रहे हैं इसकी तो समझ में आ गया। चलो, यहाँ पे लिखा हुआ है सब बेटा, जो भी हमारा मैंने आपको बताया सब यहाँ पे लिखा हुआ पहले से ही है। सो नेक्स्ट न्यूज हमारा है क्या, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जा रहा है? 23 अगस्त को मनाया जा रहा है। यह दिवस आप भूल नहीं सकते, आपको याद रखना पड़ेगा। और इसकी एक अलग ही कहानी है कि साइकिल से लेकर मून तक। ठीक है, तो आप सबको पता है जो पहला रॉकेट था वो साइकिल से लेकर लॉन्चिंग स्टेशन तक लाया गया था। ठीक है, और आज हम विश्व के बड़े बड़े देशों के साथ टाइप करके उनके सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं। हमारी लॉन्चिंग कॉस्ट इतनी होती है कि जो हॉलीवुड की मूवी बनती है उनसे कम कॉस्ट पर हम अपनी मिशन कंप्लीट कर लेते हैं, है ना, कॉस्ट इफेक्टिव होता है। तो हम बात कर रहे हैं अपने 23 अगस्त राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो यह 23 अगस्त एक तारीख जो भारत के अंतरिक्ष इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हुई है। क्यों दर्ज हुई है भाई, क्या हुआ इस दिन? तो 2023 में आप सभी को पता है इसी दिन भारत ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर क्या की थी, सफल लैंडिंग की थी। ठीक है, किस मिशन के तहत की थी? चंद्रयान 3 के तहत इस मिशन को क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। ठीक है, और प्रधानमंत्री जी ने इसी दिन राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया। इसी दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया, जिसमें इसका क्या था, विज्ञान, नवाचार और आत्मनिर्भर का उत्सव के रूप में इसे मनाया। ठीक है, तो जिस मिशन की मैं बात कर रहा हूँ उस मिशन की उपलब्धियां क्या थी, क्यों वह मिशन इतना इंपॉर्टेंट था कि उस मिशन को हमने क्या कर दिया बेटा, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में घोषित कर दिया। क्यों? क्योंकि भारत पहला देश बना था जिसने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर, साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रख सकते हैं, जो लैंडिंग जो था स्थान था, लैंडिंग स्थल क्या था, उसको मोदी जी ने नाम दिया था शिव शक्ति बिंदु। ठीक है, आप ये याद रखेंगे। ठीक है, शिव शक्ति पॉइंट के रूप में उसे हम जानते हैं। और यह मिशन सिर्फ तकनीकी का नहीं था, यह सपनों की उड़ान थी। राइट, तो जो सफर आर्यभट्ट से शुरू हुआ था अब यह गगनयान की ओर बढ़ रहा है। एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है गगनयान, जहां हम ह्यूमंस को चंद्रमा पर उतारेंगे। ठीक है, तो यानी कि आर्यभट्ट हमारा पहला मिशन था जो साइकिल से गया था, और अब हमारा मिशन है भविष्य का गगनयान, जहां पर हम एस्ट्रोनॉट्स को चंद्रमा पर उतारेंगे। तो इसरो ने हमें दिखाया है कि सीमित संसाधनों से भी असीमित संभावनाएं संभव है। यानी कि मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि हॉलीवुड की मूवीज कम से कम बजट में हम मंगलयान हमने मिशन किया, उससे कम बजट में हम और मिशन भी हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल बहुत अच्छा एग्जांपल है कि हम सीमित संसाधनों को के साथ भी बहुत सारी संभावनाएं संभव हो जाती हैं। इसे हम कहीं ना कहीं अपने ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है या हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, तो इसरो उनके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है कि सीमित संसाधनों के साथ किस तरीके से हम असीमित संभावनाएं उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, युवाओं के लिए, देश के युवाओं के लिए क्या हम संदेश दे सकते हैं इसरो के माध्यम से, कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस हमें याद दिलाता है कि सपने देखो, मेहनत करो और सितारों तक पहुंचो। कैसे कि चंद्रयान 2 मिशन पार्शली पास हुआ, सक्सेसफुल हुआ था, पार्शली फेल हुआ था, लेकिन फिर भी हमने कंटिन्यू किया और फिर हमने सफल लैंडिंग की। तो सपने देखो, मेहनत करो और सितारों तक पहुंचो। ठीक है, क्योंकि आज का जो छात्र है वो कल का वैज्ञानिक बनेगा और भारत का भविष्य अंतरिक्ष में वह लिखेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो चंद्रमा पर जो हमने कदम रखे वह भारत की एक छलांग के रूप में रखते हैं, और भारत को एक उस क्लब में शामिल किया गया, उस क्लब में भारत शामिल हुआ जहां कुछ ही देश इस कारनामे को
कर पाए। दक्षिणतम पहुंचने में पहला देश था और ओवरऑल चंद्रमा पर पहुंचने वाला 4th कंट्री बन गया भारत। ठीक है, दक्षिणतम बिंदु पर पहुंचने वाला पहला देश था। राइट, क्लियर पॉइंट है, समझ में आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा राष्ट्रीय अंतरिक्ष शास्त्र दिवस की हमने बात की। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने तमिलनाडु में कानूनी क्लिनिक का उद्घाटन किया। ठीक है साहब, कानूनी क्लिनिक का उद्घाटन किया। तमिलनाडु में एक नई शुरुआत हुई जहां कानून सिर्फ किताबों में नहीं, जमीन पर भी जिंदा है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो कानून है वह प्रैक्टिकली भी दिखेगा। क्यों, कैसे, क्या, तो समझते हैं थोड़ा सा। सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं सूर्यकांत जी ने 3 विधिक सेवा क्लिनिकों का उद्घाटन किया है, जो कौन कौन से हैं, त्रिची, यरकॉड और एम्बालम, यरकॉड और त्रिची में 3 क्लिनिकों की स्थापना की। ये क्लिनिक, उन्होंने कहा, अभी बात करेंगे क्लिनिक क्या है। उन्होंने कहा कि कानूनी सहायता 24 घंटे उपलब्ध होनी चाहिए, चाहे व्यक्ति कोई भी हो और परिस्थिति कोई भी हो। इस उद्देश्य के साथ इन क्लिनिकों को स्थापित किया गया है। सूर्यकांत जी ने ई लाइब्रेरी की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि युवा, वकील और आम नागरिक तुरंत जानकारी पा सके। यानी कि अब ई लाइब्रेरी होगी जहां पर वकील भी और आम नागरिक भी हर चीज की जानकारी उन्हें तुरंत प्राप्त कर सके, ताकि उन्हें वेट ना करना पड़े। क्योंकि उनका मानना है कि आज की दुनिया में न्याय की गति तेज हो गई है और ये क्लिनिक उस दिशा में एक ठोस कदम के रूप में स्थापित हो सकते हैं, एक व्यवस्था स्थापित कर सकते हैं। ये क्लिनिक हमारे संकल्प का प्रमाण है कि न्याय कभी भी लोगों की पहुंच से बाहर नहीं होना चाहिए। ठीक है, न्यायपालिका का संकल्प है कि न्याय कभी भी लोगों की पहुंच से दूर नहीं होना चाहिए और इसी उद्देश्य के साथ इसको स्थापित किया गया है। यह पहल जो है वह सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि सामाजिक बदलाव भी इससे होगा। किस तरीके से होगा कि लोगों को क्या होगा, एक्सेसिबल हो जाएगा, इजीली एक्सेस हो जाएगा कि वह कभी भी बैठ के अपना इंफॉर्मेशन ले सकता है, कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकता है। वकील ही नहीं, आम लोग भी इससे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जब न्याय हर दरवाजे पर पहुंचेगा तो तभी लोकतंत्र क्या होगा, मजबूत होगा, सशक्त होगा। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा ओवरव्यू एनालिसिस हो गया। थोड़ा बात करते हैं फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की कि सूर्यकांत जी ने तमिलनाडु नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी त्रिची में यह पहल को स्टार्ट किया गया और इस पहल में के माध्यम से हमने देखा, कब स्टार्ट किया गया, 23 अगस्त 2025 में इसे स्टार्ट किया गया है। इसमें क्या क्या मिलेगा, तो इसमें मिलेगा 24/7 कानूनी सेवा मिलेगी, एक लाइब्रेरी मिलेगी और साथ ही साथ ई लाइब्रेरी, इलेक्ट्रॉनिक, ऑनलाइन, ऑफलाइन दोनों प्रकार की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। अन्य 2 क्लिनिक का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इनके द्वारा किया गया, क्योंकि ये जो फिजिकल जो उपस्थित थे वह कहाँ थे, वह तमिलनाडु के लॉ यूनिवर्सिटी में जो त्रिची में स्थापित है वहां पर उपस्थित थे। जो अन्य 2 सेंटर्स हैं, यरकॉड और एम्बालम, उनको इन्होंने वर्चुअली स्टार्ट किया। ठीक है, तो इन्होंने अपने भाषण में कहा कि यही लाइब्रेरी अब विलासिता नहीं, आवश्यकता है। यह युवा, वकीलों, छात्रों और आम नागरिकों को समान अवसर देती है, क्योंकि अब वह व्यक्ति अपने आप खुद से भी जानकारी एकत्र कर सकता है और उसका यूज कर सकता है। ठीक है, आप सभी को पता है सोशल मीडिया का टाइम चल रहा है। ठीक है, इंफॉर्मेशन लो और सोशल मीडिया पर शेयर कर दो, ताकि आपकी बात जन तक, बहुत सारे लोगों तक पहुंच पाए और जिनके इंटरेस्ट इससे मैच करते हैं वो लोग एक साथ आ पाए। तो इसका कई तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि ई लाइब्रेरी से रियल टाइम अपडेट होगा। ठीक है, रियल टाइम यानी कि टाइम टू टाइम, जैसे आज कोई फैसला हो वो अपडेट हो जाएगा। सुलभ ज्ञान इजीली एक्सेस होगा, है ना। सहयोगात्मक वातावरण होगा, यानी कि एक्सेसिबल होगा। क्योंकि अभी मैंने सबसे पहली लाइन स्टार्ट की थी, सबसे पहली लाइन मेरी ये थी कि वकील और आम नागरिक दोनों ही व्यक्ति इसको एक्सेस कर सकते हैं, दोनों ही व्यक्ति जानकारी ले सकते हैं। 24/7 यह ओपन रहेगा। ठीक है साहब, क्लियर। इसका उद्देश्य क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट उद्देश्य है कि कानूनी सहायता को 24 घंटे उपलब्ध कराना, यानी कि 24/7 कानूनी सहायता आपको मिले। डिजिटल और भौतिक संसाधनों का समावेशन, यानी कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही प्रकार से आप रिसोर्सेज का एक्सेस कर पाए। दूसरा, जो यंग एडवोकेट्स होते हैं, वकील होते हैं, वह उनको आधुनिक उपकरणों से लैस करना, क्योंकि आप सभी को पता है डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है हर चीज का। तो उनको जो आधुनिक उपकरण है, मॉडर्न टाइम पे टूल्स हैं, उनका यूज कैसे करना है और किस तरीके से करना है, सब चीज उनको क्या करना, उनसे लैस करना, उनको बताना, दिखाना। ठीक है। दूसरा क्या है, एक सबसे इंपॉर्टेंट सामाजिक न्याय। आप सभी को पता है कि हमारे न्यायिक प्रक्रिया में कोई भी मुकदमा कर लो तो वह बहुत ही महंगा
और कभी कभी न्यायपालिका तक पहुंच नहीं पाता है। ठीक है, तो जमीनी स्तर पर न्याय होता हुआ नहीं दिखता है। इसी चीज को बढ़ाने के लिए जमीनी स्तर तक न्याय पहुंचाने के उद्देश्य के साथ इसको स्थापित किया गया। ठीक है साहब, क्लियर है तक? चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट न्यूज हमारा है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की हम बात करें तो भाई मेरे 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने हड़तालों और विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से मुसलमानों को संगठित करने और पाकिस्तान बनाने के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में घोषित किया। विरोध प्रदर्शन जल्द ही हिंदुओं और मुसलमानों के बीच व्यापक सांप्रदायिक दंगों में बदल गया, खासकर कलकत्ता, जो कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, जिसके परिणाम स्वरूप हजारों लोग मारे गए। यह हुआ था प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में। यानी कि इस दिन 16 अगस्त 1946 को एक दिन जिसने भारत के विभाजन की नींव रखी थी। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग को लेकर सीधी कार्रवाई का आह्वान किया था। कैबिनेट मिशन की योजना पर असहमति के बाद जिन्ना ने यह कदम उठाया था। कैबिनेट मिशन में क्या हुआ था कि इन्होंने मांग की थी कि हमें अलग पाकिस्तान चाहिए। कैबिनेट मिशन में अलग पाकिस्तान की मांग को नहीं माना गया था, जिसके रिजल्ट के रूप में इन्होंने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का क्या किया, आह्वान किया लोगों से, और ये घटना घटित हुई। ठीक है। दूसरा, कलकत्ता में सांप्रदायिक हिंसा भड़की। 72 घंटे में लगभग 5000 से अधिक मौतें हो गई थी। समझ रहे हो, 72 घंटे में 5000 से अधिक लोग मारे गए। इसने भारत में हिंदू मुस्लिम विभाजन को और गहरा किया। साथ ही साथ प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस हमें याद दिलाता है कि राजनीतिक फैसले जनजीवन को गहराई से प्रभावित करते हैं। ठीक है। तो 16 अगस्त 1946 मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया गया। एक ऐसा दिन जिसने भारत के इतिहास को क्या किया, खून से रंग दिया और रक्त रंजित मोड़ जिसने दिया। जो कलकत्ता में भड़की भीड़ थी, हिंसा ने सिखाया कि राजनीति में संवाद की जगह टकराव ले लेता है तो समाज की नींव तक हिल जाती है और एक क्या होता है, सीमाएं तक बदल जाती हैं। यह दिवस हमें याद दिलाता है कि भारत की आज़ादी सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं थी, यह सामाजिक समरसता की परीक्षा भी थी, जो हमें देखी क्या हुआ प्रत्यक्ष दिवस के रूप में जो हमने देखा एक घटना। ठीक है। तो हम इस घटना से सीख सकते हैं कि भविष्य में कोई भी निर्णय जनजीवन को विभाजित ना करे और बल्कि जोड़ने का माध्यम बने। कोई भी घटना ऐसी ना हो जिससे लोग विभाजित हों और इस तरह की कोई घटना घटित हो। ये समझिए, आप समझिए ना कि 72 घंटे में 5000 से अधिक लोगों का मारा जाना कितना बड़े त्रासदी के रूप में देख सकते हैं आप इसे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। और नेक्स्ट न्यूज हमारा है कि भारत के रजिस्ट्रार जनरल आरजीआई के बारे में जानेंगे। आरजीआई क्या होता है? आरजीआई क्या होता है? आपने कभी सोचा है कि भारत की जनसंख्या, मृत्यु दर, नागरिकता, इन सबसे जुड़े हुए आंकड़े कहाँ से आपको दिखाई देते हैं? कभी सोचा है? क्या ऐसा कोई पद है जो इन सब चीज़ों को संभालता है? जी हाँ, एक ऐसा पद है जो इन सभी पहलुओं को, इन सभी डाटाज को संभालता है और जिसका नाम है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। क्या नाम बेटा? रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। इसको 1961 में स्थापित किया गया था। यह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत कार्य करता है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष है मृत्युंजय कुमार नारायण। कौन है? मृत्युंजय कुमार नारायण इसके अध्यक्ष है। ठीक है, क्लियर पॉइंट है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? जनगणना करना, जो कि हर साल में होती है। जनसंख्या, भाषा, शिक्षा, आवास, इन सब का डाटा प्रोवाइड करना इसका मुख्य काम होता है। दूसरा इसका काम होता है जन्म मृत्यु का पंजीकरण करना, जो कि आरबीडी एक्ट 1969 के तहत किया जाता है। हम इस पर एक सेशन कर चुके हैं, एक न्यूज हमने कवर की थी। ठीक है, क्लियर। दूसरा, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एनपीआर को ये मेंटेन करता है, जो जनसंख्या की जानकारी का डेटाबेस होता है और जो नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत किया जाता है। मातृभाषा से संबंधित जो सर्वे होता है वह भी आरजीआई के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है बेटा, आप ये सब चीज याद रखेंगे। क्लियर पॉइंट है। अब मुझे बताइए कि जो आरजीआई है, इसका डाटा की मैं बात कर रहा हूँ, इसका डाटा किस उपयोग में हम इसको प्रयोग कर सकते हैं? कोई भी नीति बनानी है, कोई भी कुछ भी करना है, नीति निर्माण के लिए एक विश्वसनीय डाटा के रूप में हम इसको स्थापित करते हैं। सामाजिक योजना की निगरानी करनी हो या सामाजिक योजना बनानी हो, इसके रूप में हम इस डाटा का प्रयोग कर सकते हैं। एसडीजी लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इन लक्ष्यों की ट्रैकिंग करना कि कितना लक्ष्य हम प्राप्त कर चुके हैं, कितना बाकी है और कब तक संभावना है प्राप्त करने की। तो उस डाटा के आधार पर हम पता कर सकते हैं। उस डाटा के आधार पर ही हम क्या कर सकते हैं, कुछ स्टेप क्या कर सकते हैं, चेंज करना हो, बढ़ाना है, घटाना है, सब कर सकते हैं। ठीक है। डिजिटल इंडिया के डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में भी हम इसे रखते हैं, क्योंकि सब डाटा जो है वो ऑनलाइन प्रोवाइड होने लगा है। तो डिजिटल इंडिया के
डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, ठीक है, जो यानी कि डिजिटली डेटा जिसे हम कह रहे हैं उसके रूप में भी हम इस डेटा को शामिल करते हैं। ठीक है सर, क्लियर पॉइंट, समझ में आ गया। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, और नेक्स्ट न्यूज है भारत का डीप टेक अभियान और नौकरशाही बाधाएं। कौन सा बेटा? भारत का डीप टेक अभियान और नौकरशाही बाधाएं। ठीक है, तो जब हम बात कर रहे हैं डीप टेक मिशन अभियान और नौकरशाही, क्या आप अगली तकनीकी क्रांति का नेतृत्व, क्या भारत जो नेक्स्ट जनरेशन की आने वाली वो है क्या तकनीकी क्रांति उसका नेतृत्व कर सकता है? क्या फिर हमारी नौकरशाही ही हमारे नवाचार की बाधा बन जाएगी? आप सभी को पता है रेट टेपिज्म, लाल फीताशाही, उसकी यहाँ पे बात करना चाह रहा हूं मैं कि जो तकनीकी क्रांति है क्या भारत उसका नेतृत्व कर सकता है, या फिर से नौकरशाही ही उसकी सबसे बड़ी बाधा बन जाएगी? ठीक है, तो भारत का जो डीप टेक मिशन है, प्रधानमंत्री के आह्वान पर तकनीकी संपर्क अपनाने की अपील यहाँ पे 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के रूप में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से यह क्या किया, आह्वान किया भारत के डीप टेक अभियान का। इसमें सरकारी योजना शामिल है, कौन कौन सी? PLI स्कीम्स फॉर सेमीकंडक्टर्स, इंडियाज AI मिशन, नेशनल क्वांटम मिशन, 1 लाख करोड़ तक R&D फंड जो कि 2024 में एलोकेट किया गया था। थोड़ी बात करें कैपेसिटी की, भारत की कैपेसिटी क्या है इस अभियान के अंतर्गत, तो विश्व स्तरीय हमारे पास इंजीनियर वैज्ञानिक हैं। ग्लोबल इंडेक्स में भारत का 81वें से 39वें स्तर तक छलांग लगाया, यानी कि जो प्लेस हमारा 81 हुआ करता था वह कितना हो गया, 39 हो गया है। कम लागत पर हम नवाचार की दक्षता करते हैं, मैंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था इसरो का। ठीक है, क्लियर। तो और दूसरा, अब बात करें नौकरशाही की जो बाधा है वो कैसे करती है। नौकरशाही की बाधा है धीमा निर्णय लेना, मतलब कोई फाइल है उसको रोक के रखना। ठीक है, क्या है, निगरानी क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं जो डिपार्टमेंट है उनके साथ समन्वय की कमी हो देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं समन्वय, मतलब एक दूसरे कोऑर्डिनेशन की कमी देखने को मिलती है। नौकरशाह जो होते हैं वो रिस्क कम लेते हैं, जोखिम से बचने की कोशिश करते हैं, सेफ गेम खेलना चाहते हैं। लेकिन आप सभी को पता है कि जितना रिस्क होता है उतना प्रॉफिट भी होता है ना। तो जब आप रिसर्च करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि तो भाई सीधी सिंपल सी बात है कि जब आप रिसर्च करते हैं तो आप ये मान चलिए आप फेल भी होते हैं। जब आप कोई भी प्रोजेक्ट, आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं तो आप फेल होने की संभावनाएं भी हैं। लेकिन जो हमारी नौकरशाही है वो क्या करती है, सेफ खेलने की कोशिश करती है, जिस वजह से क्या होता है, डिले होता है प्रोजेक्ट में। ठीक है, निवेशक संकोच भी करते हैं तकनीकी समझ, और जो लॉन्ग टर्म जो गोल्स हैं, जो लॉन्ग टर्म क्या है नीति है, उसके हम दृष्टि के रूप में हम कमी कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलती है। और इन सब चीज़ों के, इन सब बाधाओं के चलते नौकरशाही एक बाधा के रूप में खुद को स्थापित करती है, और ये बहुत बैड चीज है। ठीक है, नेक्स्ट हम समझ सकते हैं एक और चीज मेरे को दिमाग में आई कि जो मैंने भी बताया आपको, प्रॉब्लम्स की बात की हमने कि रेट टेपिज्म हो गया है ना, और समन्वय की कमी हो गई, रिस्क टेकिंग नहीं है ना, और जो तकनीकी समझ है वो कम है। ठीक है, लॉन्ग टर्म गोल नहीं है, लॉन्ग टर्म विजन नहीं है, विजन की कमी है ना, और जो फंड्स हैं उसकी भी कमी रहती है। वैज्ञानिक, दूसरा जो हमारे साइंटिस्ट हैं वह जो अफसर्स होते हैं, अपॉर्चुनिटी होती है उनके लिए कहाँ, विदेश चले जाते हैं, है ना। तो इन सब चीज़ का जो प्रॉब्लम्स तो हमने बताई, इन सब चीज़ों का समाधान क्या हो सकता है। तो भाई इन सब का समाधान के लिए एकीकृत डीप टेक मंत्रालय बनाया गया, समझ बना सकते हैं। CSR फंड का क्या कर सकते हैं, स्ट्रेटजिक उपयोग कर सकते हैं। नौकरशाही के तकनीकी नेतृत्व डाल सकते हैं, यानी कि जो नौकरशाह है, जो हमारे सिविल सेवक हैं, नौकरशाही है उसमें जो तकनीकी नेतृत्व को कर सकते हैं, यानी कि जो उसको लीड करने वाला है उसको टेक्निकल बैकग्राउंड से हो। विश्वविद्यालय उद्योग सहयोग, यानी कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका और इंडस्ट्री का एक दूसरे के साथ कोलैब हम करा सकते हैं। दूसरा, एक खुद के अंदर एक इकोसिस्टम ऐसा बने कि लोगों की जोखिम लेने की जो शक्ति है वो बढ़े।
ओवरऑल भारत में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, कमी है सिर्फ उस सिस्टम की जो हमें उड़ान नहीं दे पा रहा है। आप सभी को पता है अभी क्या चल रहा है जंतर मंतर पे, यहाँ रामलीला ग्राउंड में हो रहा है ना। तो भाई इतने लोग हैं, एनर्जी के साथ भरे पड़े हैं, इतने रिसोर्सेज हैं, उसका प्रयोग नहीं हो पा रहा है, अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही है, लोग कहाँ से प्रतिभा दिखाएं। बात सारी ये फंस जाती है। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको मजा आया होगा एंड थैंक यू वेरी मच।